हौसला नहीं रखते तो फिर आप लोगों की जुबानें भी बंद कर। कोई भी इस मुल्क में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल जवाब के साथ मैं हूं आपका होस्ट शादा उस्मान ताहिर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे उन मामलात पर जो इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। सदर ट्रंप का दौरा चीन, पाकिस्तान में 28वीं तरमीम पर जारी बहस और ईरान इसराइल कशीदगी और मार्का को एक साल मुकम्मल होने पर पाक फौज के जवानों की जो कुर्बानियां हुई हैं और कामयाबियां जो मिली हैं, इन सब मौजू पर बात करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है पाकिस्तान के मायाना सीनियर एंकर पर्सन, तजजिया निगार डॉक्टर दानिश मलिक साहब। वेलकम टू शो सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका। वैसे मुझे डॉक्टर दानिश कहते हैं, आपने दानिश मलिक कर दिया। डॉक्टर साहब, मुझे मुझे याद है कि जब आप अमेरिका थे तो आपके कुछ चाहने वाले थे, वो मलिक थे, और उन्होंने कहा था डॉक्टर साहब आप मलिक क्यों नहीं लिखते, तो आपसे मैंने फिर ये पूछा तो आपने कहा जी लिख लिया करें, तो चाहे इसलिए कुछ भी बरल लिख दे यार, गुलाब के फूल को किसी भी नाम से पुकारें, ना उसकी खुशबू पुकारे। में कमी आती है ना रंगत में कमी आती है। बिल्कुल ऐसी है। डॉक्टर साहब, अपने सवालात की तरफ चलते हैं। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि सदर ट्रंप का दौरा चीन, आप के ख्याल में ये दौरा आलमी सियासत, खसूसन जो जो अमेरिका और चाइना के तल्लुकात है, इस पर किस किस्म के असरात मुरतब कर सकता है, या कितना अहम था ये सर? देखिए, ये दौरा जो डोनाल्ड ट्रंप का है, अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स देखें तो तकरीबन कोई अमेरिकी सदर दोबारा जो चीन आए हैं वो 8 से 9 साल बाद आए हैं। ठीक है, इतना गैप रहा है। और दूसरी बात ये है कि चीन के भी जो सदर सरबराह गए थे अमेरिका, वो 2015 में गए थे, तो इस लिहाज से तकरीबन बहुत बड़ा गैप था दोनों बड़े मुल्कों के दरमियान। और ये दोनों मुल्क जो हैं वो एक लिहाज से एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, बहुत बड़े मुआशी, तजारती, अस्करी, हर लिहाज से। और अभी जब पिछले दिनों आपको ईरान और इजराइल अमेरिका जो लड़ाई हुई, उसके बाद आपने देखा कि जिस तरह ईरान ने एक बड़ी सुपर पावर्स के खिलाफ, इजराइल एक इलाके की बहुत बड़ी अपने खित्ते की जदीद ताकत के साथ, और फिर जो खलीज ममालिक में उनके सपोर्टर्स थे, और फिर समुंदर में जो उनके बैरी बेड़े खड़े हुए थे, एक साथ उसने लड़ाई की। हालांकि वो एटमी ताकत नहीं था, खुलकर उसका किसी ने साथ नहीं दिया, माँ सवाए चंद जो उसके इत्तहादी थे, छोटे इत्तहादी। लेकिन 40 साल से सैंक्शन था, लेकिन उसने जो एक जंगी हिकमत अमली इख्तियार की, उस हिकमत अमली में इतनी बड़ी कामयाबी उसको मिली कि दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ चली गई। अब खुद न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि इस वक्त दुनिया में 4 बड़ी सुपर ताकत बन चुकी हैं। एक अमेरिका, जो कि उसने अपनी पोजीशंस को ख़राब किया, जो वाहिद सुपर पावर्स थी, अब वो नीचे आ गई है। और दूसरे जो सुपर पावर में उन्होंने चीन को कहा है, रूस को कहा है, और ख़ुद ईरान को कहा है कि अब ईरान एक बहुत बड़ी ताकत बन गई है। चुनांचे 4 इस वक्त सुपर पावर है। अब ऐसे मौके पे अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है, वो जो सबसे बड़ा हरीफ है, एक लिहाज से उनका कॉम्पिटिटर भी है, हरीफ भी है, जी वो है चीन। उनका वहाँ का दौरा कर रहे हैं। यकीनन ये दौरा में जो कोल्ड वॉर है, सर्द जंग है, उसके हवाले से, क्योंकि ये दोनों ममालिक कभी भी बराह रास्त जंग की तरफ नहीं आए, बल्कि उन्होंने अपने आपके प्रॉक्सीज को इस्तेमाल किया, या अपने जो इत्तहादी मुल्कों को इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ पर जो ये दौरा है, इसमें 3-4 चीज़ें बहुत अहम हुई हैं, जो जी बातचीत हुई है उस सिलसिले में। एक जो मसला है, वो सबसे बड़ा मसला है, वो ये है कि तजारत का मसला। आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ कई अहम इदारों के जो आपके मौशी इदारे हैं, उनके सरबराह भी मौजूद हैं। और डोनाल्ड ट्रंप अब ये चाहते हैं कि चाइना के साथ जो है वो एक सर्द जंग तो है, लेकिन कोई इस जंग में बराह रास्त जंग के बजाय उसको एक स्पेसिफिक जंग तक रखा जाए। और चंद चंद इश्यूज पर जो इनकी और उनकी ज़बरदस्त इख्तिलाफ है, वो अपनी जगह बरकरार है, लेकिन वो इसके बावजूद चीन से तजारत बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है, चीन की मंडी है, और उनको इस वक्त ज़रूरत भी है। और चाइना के साथ वो ये भी चाहते हैं कि वो ईरान जंग के ऊपर चाइना अपना रोल अदा करे, और ईरान को मशरिक़ वस्ता या खलीज ममालिक में जो इस वक्त उसका एक बहुत बड़ा अटैक है, उसको किसी तौर पर जो है वो रोका जाए।
इसी तरह स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को जो है वो खोला जाए, और चौथा ईरान जो एटमी ताकत बन रहा है वो इसको रोका जाए। हालाँकि चीन और अमेरिका के स्टेटमेंट में ये सारी गुफ्तगू आई, लेकिन इसके जी साथ-साथ एक बहुत अहम मसला है और वो है ताइवान का मसला, जो दोनों मुल्कों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका ताइवान के साथ कमिटमेंट कर चुका है फ़ौजी इमदाद देने की, और अगर ताइवान पे किसी ने हमला किया तो वो ताइवान के साथ खड़ा होगा। और दूसरी तरफ चीन के लिए ये एक बहुत बड़ा अहम मसला है कि किसी भी सूरत में ताइवान को वो अपने से अलग नहीं कर सकता है। तो चुनांचे इस ताइवान के इशू पर कॉम्प्रोमाइज़ होना या इस पर पीछे हटना बड़ा मुश्किल है, और दोनों इस बात के लिए स्टेटमेंट दे चुके हैं। रही बात कि किस हद तक चीन अमेरिका की बातों को लेकर ईरान के ऊपर दबाव डालेगा कि वो उन इश्यूज़ के ऊपर जो अमेरिका चाहता है वो करे, ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अमेरिका चीन का इस वक़्त इस खित्ते में सबसे बड़ा इत्तेहादी जो है, वो ईरान बन चुका है, और ऑयल भी सबसे ज़्यादा चीन उससे लेता है। और जी चीन कभी नहीं चाहेगा कि वो अमेरिका जैसे, और ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रम्प जिसकी सुबह बात कोई और होती है, रात कोई बात होती है, दिन में हो, वो उसकी बुनियाद पर ईरान के ऊपर कोई ऐसा दबाव डाले जो ईरान को काबिल कबूल ना हो। क्योंकि ईरान इस वक़्त यकीनन वो चाहेगा कि खलीज के इलाके में जो उसकी एक गिरफ्त हो चुकी है, वो किसी भी सूरत में उसको ज़ायल होना नहीं देना चाहता, और स्टेट होर्मुज़ ऑलरेडी एक इम्पॉर्टेंट पोज़ीशंस इख्तियार कर गया है, और ईरान का उसमें अहम कंट्रोल है। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि इसको किसी तरीके से लूज़ करे, और जी चीन भी ये नहीं चाहेगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अहम बात है, वो ये है कि चीन और अमेरिका का जो इस वक़्त आपके मीटिंग है, मिलाप है, बातचीत जो चल रही है, इससे ज़ाहिर है चंद ममालिक के लिए बड़ी तशवीश की बात है। उसमें अहम तरीन मसला रूस है। रूस उसको किस नज़र से देख रहा है, आया क्योंकि वो तीसरी बड़ी क़ुव्वत है। इसी तरीके से इज़राइल कैसे देखेगा कि आया अमेरिका अगर चीन की बात मानता है, या चीन उसको किसी हद तक कन्विंस करने को तैयार हो जाता है, और वो इज़राइल के मफादात को नुकसान जी पहुँच सकता है। फिर भारत इस खित्ते की एक अहम ताकत है, जो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और जो चीन के लिए इस्तेमाल होना था। अगर चीन और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात या टेंशन कम होती है, तो फिर भारत का रोल भी ख़त्म होता है। तो ये एक बड़ा अहम आपके मीटिंग है, लेकिन इससे कोई बड़ी तब्दीली मुमकिन नहीं है, कोई मुमकिन बहुत नहीं है। बड़ी ठीक है तब्दीली डॉक्टर नहीं साहब, है। पाकिस्तान के ऊपर इसके क्या असरात पड़ेंगे? और पाकिस्तान जो एक सालसी का किरदार अदा कर रहा था, जो नायब वजीर आजम जो आए थे अमेरिका के, तो सर वो क्या सालसी का किरदार या वो नाकाम हो चुका है? कुछ हल्के ये भी बात कर रहे हैं कि देखें जी, हमने कहा था कि पाकिस्तान को सिर्फ वो चक्कर ही लगाया, उन्होंने, कोई ऐसी बात नहीं सामने आई। देखिए, पाकिस्तान एक मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा था। उसकी कामयाबी यहाँ तक तो है कि उसने अमेरिका जैसी सुपर पावर को और ईरान जैसी एक ताकतवर पावर को, जो सर्वाइवल की लड़ रही थी, और उसके कायद, उसके खामनाई आयतुल्लाह खामनाई शहीद हुए, 46 लोग शहीद हुए, कई बच्चे सिविलियन शहीद हुए, और वो एक कई पावरफुल आपके मुल्क के खिलाफ जंग लड़ा था, तो उसकी सर्वाइवल की जंग थी। तो एक लिहाज से बहुत ही अहम जंग थी उसके लिए। और दूसरी तरफ अमेरिका सुपर पावर, इन दोनों को टेबल पे बैठाना और मीडिएटर का किरदार अदा करना, ये पाकिस्तान ने किया। लेकिन पाकिस्तान ना गारंटर बन सकता है, ना इस बात की पाकिस्तान कभी कोशिश कर सकता है कि वो इन दोनों के दरमियान मसालत इस तरह करा दे कि इनको कहे कि आप इस बात पे राजी हो जाएं, उनको कहे कि आप इस बात पे। हाँ, दोनों की जो आपके टर्म ऑफ कंडीशन थे वो एक दूसरे को पाकिस्तान ने ट्रांसफर किया, लेकिन ये उन दोनों का आपके काम है, पाकिस्तान का नहीं है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो या नाकाम हो, क्योंकि पाकिस्तान का ये काम ही नहीं था, वो तो सिर्फ मीडिएटर का काम कर रहा था। वो अभी भी मीडिएशन के लिए तैयार है, और इस लिहाज से कि इन मुज़ाकरात का कोई हल निकला, जो कि नहीं निकला, और वो आइंदा जी निकलेगा भी नहीं, क्योंकि मौजूदा अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप पे किसी को एतबार नहीं है। और आपसे एक सवाल है, कोई दुनिया की कोई भी ताकत इंक्लूडिंग पाकिस्तान, चाइना, रूस, कौन डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो गारंटर बन सकता है? कोई बनने को तैयार नहीं है, उसके इत्तेहादी छोड़ चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ईरान जो सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, कैसे वो जंग जो उसने मैदान में जीत ली है, वो टेबल पे हार जाए? कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? ठीक हो गया सर। ये जो ईरान इसराइल के दरमियान जो बढ़ती हुई कशीदगी है सर, इसको आप क्या कोई एक बड़ी जंग की तरफ
तब्दील होते हुए आने वाले वक्त में देख रहे हैं, या ये खत्म हो जाएगा मामला? नहीं नहीं, इसराइल का तो मकासद जो है वो ग्रेटर इसराइल है। ईरान का, इसराइल के ग्रेटर इसराइल के मकासद में जो मुल्क हायल है, उसने 6-7 मुल्क को तो तबाह कर दिया है। आपको पता है कि अमेरिका के साथ मिलकर उसने अपने थ्रेट्स को, जो हमारे इराक था, लीबिया था, शाम था, काफ़ी हद तक उनको ख़त्म कर दिया। अब हजबुल्ला, हुसी और आपके जो वो हैं, क्या नाम है, हमास, उसको काफी हद तक काउंटर जी। करता है। अब उसके सामने दो मुल्क हैं, और वो कह भी चुका है नेतन्याहू, और आपके इजरायली आपके सफीर और वजीर आजम बार बार ये कह चुके हैं कि हमारे ग्रेटर इसराइल के सामने दो मुल्क है, एक ईरान और एक पाकिस्तान। तो ये उस वक्त तक, जब तक ग्रेटर इसराइल नहीं बन जाता है, ईरान और पाकिस्तान उसका हदफ है, और ये कभी भी पीछे नहीं हटेगा। अब ये अलग बात है कि मौजूदा जंग में उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, सेटबैक हुआ, और वो अपने मकासद हासिल नहीं कर सका, तो वो किसी और तरीके से भी बढ़ना चाहेगा। और अभी उसने एक बड़ी अहम गठजोड़ की है, वो भारत और अबू धाबी और इवन अफगानिस्तान को भी शामिल कर रहे हैं, कि अफगानिस्तान, अबू धाबी, भारत और इसराइल मिलकर एक बड़ी ताकत बने और अमेरिका उनकी सरपरस्ती करे, तो इस लिहाज से वो अपने मकासद खित्ते में हासिल कर सके। लेकिन क्योंकि इस जंग में उसको बड़ा नुकसान हुआ और वो हासिल नहीं कर सका, तो वो उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक ग्रेटर इसराइल नहीं बनता। और ग्रेटर इसराइल के सामने दो बड़ी ताकतें हैं, ईरान और पाकिस्तान, उनको खत्म नहीं करता वो। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, दूसरी तरफ ये जरा फरमा दें कि मोदी का आज यूएई का दौरा हुआ है, बड़ा उन्होंने इस्तेमाल किया है, और इस वक्त जो कि खित्ते के अंदर एक इंडिया के साथ भी मसला चल रहा है, इसराइल ईरान की जंग भी चल रही है, इस दौरे को आप किस नजर से देखते हैं? नहीं तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि अबू धाबी जो है वो इसराइल का फाइनेंशियल हब है। देखिए, इसराइल की 4 जगह इसराइल काम कर रहा है, 4 होम है। एक जी। उसका होम इसराइल है खुद। ये ज़ायोनिस्ट की बात कर रहा हूं मैं, यहूदियों में जो ज़ायोनिस्ट इस वक्त हैं, जिनके प्रचार है, जो ग्रेटर इसराइल के लिए फाइट कर रहे हैं, जो इसराइल पे काबिज हैं, वो आपके 4 उनका होम है। एक इसराइल जो जंगी प्लेस है, वो कभी भी वहाँ सरमायाकारी नहीं करते, मुआशी मसला हल वो नहीं करते, इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि ये जंग में ये जगह तबाह हो जाएगी, और वो उस जगह से सिर्फ जंग ऑपरेट करते हैं। तो इसराइल एक लिहाज से उनका जंगी आपके महाज है। दूसरा उनका जो महाज है वो है आपका अबू धाबी। अबू धाबी उनका फाइनेंशियल हब है। अबू धाबी जो है, जहां पर ज़ियोनिस्ट ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है और दुनिया की इन्वेस्टमेंट कराई है। और आपने देखा है, दुबई है, अबू धाबी है, या और भी जो शारजा है, उसको उसको उन्होंने कभी एक मुल्क नहीं बनने दिया, उनको टुकड़ों में रखा है। और वहाँ इंतजामी सारी पावर जो है वो ज़ियोनिस्ट के पास है। हालांकि वहाँ के जो अरबी हैं, उनको अय्याशियों में लगाया हुआ है। वो 2 लाख के करीब आपके उनकी फौज है, 6 लाख जी। उनकी आबादी है। लेकिन अबू धाबी दुनिया का वो मुल्क है, जो चौथा मुल्क है, जो सबसे बड़ा असला खरीदता है। क्यों खरीदता है भाई, उसको क्या डर है? और 2 लाख की फौज क्या करेगी? तो ये असला असल में इसराइल के लिए खरीदा जाता है। और दूसरी बात यह है कि इसराइल की सारी मुआशी ताकत अबू धाबी है। तो इसराइल, अबू धाबी। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने अभी कहा कि तीसरा ताकत अमेरिका है, आईपैक है, अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी। ये ज़ियोनिस्ट की बहुत ताकतवर तंजीम है, जो अमेरिका में कंट्रोल करती है उसके मीडिया को, इसकी इकोनॉमी को। तो इसराइल को या ज़ियोनिस्ट को जब भी ताकत की जरूरत होती है, वो अमेरिका को इस आईपैक के जरिए इन्फ्लुएंस करता है। तो तीसरा घर उसका वो है। चौथा घर उसका बहरैन है, जहां उनका इंटेलिजेंस पूरा नेटवर्क है इसराइल का। तो ये 4 जगह से इसराइल ऑपरेट करता है। अब रही बात कि ये जो गठजोड़ बन रहा है, उसमें भारत का इंटरेस्ट भी है, उसमें अफगानिस्तान का भी इंटरेस्ट है, जी। उसमें इसराइल का भी इंटरेस्ट है, उसमें अबू धाबी का भी इंटरेस्ट है, क्योंकि अबू धाबी इज इक्वल टू इसराइल। तो इसराइल, इसराइल एंड भारत एंड अफगानिस्तान बीच में पिस रहा है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस तरीके से ये गठजोड़, तो उनका दौरा या जो कुछ भी है वो एक प्लानिंग के तहत है। पहले मोदी का दौरा इसराइल था, अब उन्होंने यूएई किया है। यूएई आप देख रहे हैं कि खुलकर इसराइल की हिमायत कर रहा है। वो मैं पहले ही बता चुका हूँ क्यों कर रहा है। बिल्कुल तो ऐसे। एक लिहाज से ये गठजोड़ इस खित्ते में एक बड़ी ताकत है, और वो किसी वक्त भी अपने प्रॉक्सीज के जरिए, अपने इंटेलिजेंस के जरिए इस खित्ते को डिस्टर्ब कर सकते हैं। कर सकते हैं, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, दूसरी तरफ पाकिस्तान की सूरत हाल की बात करें तो सर, इस वक्त पाकिस्तान में
जो है वो 28वीं आईनी तरमीम पर जो है वो शदीद बहस जो है वो छिड़ी हुई है। आपके भी हम प्रोग्राम देख रहे हैं। तो सर ये इसकी क्यों जरूरत पेश आ रही है, और आप इसे मुल्की सियासत और आईनी निज़ाम के लिए कितना अहम समझते हैं? देखिए, पाकिस्तान ने अपना जो इमेज है दुनिया में, वो इस जंग में जो मुआरका हक हुआ जिसका आपने ज़िक्र किया था, सिर्फ़ 4 घंटे में एक बेहतरीन जंगी हिकमत अमली के साथ जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में ये जंग फ़िज़ाइया ने आर्मी के साथ जॉइंट ऑपरेशन के साथ बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया। उनके 34 स्ट्रेटेजिक जगहों पर हमले किए, 8 जहाज़ गिराया जिसमें 4 राफ़ेल भी थे, मिग है, 2000 है। तो शाहीनों ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया था और फिर S-400 जो आपके 2 उसको स्ट्राइक किया इन्होंने, और कई उन्होंने जो 34 एरिया था वो अस्करी एरिया था जहाँ पे ब्रिगेड्स थे, जहाँ पे एमुनिशन डंप्स थे, उन सबको तबाह किया। तो ये जी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी। अगर ये जंग नहीं रुकती तो भारत को बहुत बड़ा नुकसान होता। भारत तो उस वक़्त करने लगा था अमेरिका के कि इसको बंद करो, और अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान ने ये रिक्वेस्ट उसकी मानी। तो कहने का मतलब है एक बहुत बड़ा इमेज पाकिस्तान का बना और पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया गया, और फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी बार-बार इसको कहा, और फिर दुनिया ने भी इसको देखा कि पाकिस्तान की अस्करी ताकत ने कहा, तो पाकिस्तान का एक इमेज ऊपर गया। दूसरा इमेज जो बना, आसिम मुनीर साहब ने पाकिस्तान को के दिफाई मुआहदे किए खुद। देखिए, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, वो मैं आपको साफ बताऊं, मेरी किसी मुखालफत नहीं होती, लेकिन मैं हर हुकूमत से सवाल करता हूँ। मैं इमरान खान की हुकूमत थी तो उनसे भी मेरे सख्त सवालात थे, जरदारी साहब की थी तो उनसे भी सख्त सवालात थे, नवाज शरीफ की थी उनसे भी थे। तो जो भी हुकूमत होती है उनको ऊपर उंगली जो सख्त किस्म की क्रिटिक्स है होना जरूरी होता है, क्योंकि वही तो सब कुछ फेस कर। तो मौजूदा बिल्कुल। हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान की वर्स्ट तरीन हुकूमत है, 78 साल की सबसे बदतरीन हुकूमत माफी के साथ शहबाज शरीफ साहब की है। लेकिन इसके बावजूद जनरल आसिम मुनीर साहब ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली, सफारतकारी, दिफाई पोजीशन से, अपनी पोजीशन से उन्होंने पाकिस्तान की इमेज को उजागर किया इस जंग के जरिए। फिर सफारती लेवल पर उन्होंने बहुत अहम तरीन मुल्कों के साथ बातचीत की, बहुत अहम तरीन सरबराहों से मुलाकात की और दफाई मुआहदे किए, कई दफाई मुआहदे किए। इस जंग के बाद तो आपको पता है बहरैन ने, लीबिया ने, आपके तुर्की ने, अजरबैजान ने। आपके इराक ने, कई लोगों ने 12 अरब डॉलर का जो है वो इनसे मांगा है पाकिस्तान से दिफाई साजो सामान। तो एक तरफ वो सिफारती लेवल पर फील्ड मार्शल ने काम किया, दूसरी तरफ दिफाई मुआहदे किए, तीसरी तरफ अस्करी जंग जीती। तो एक तरीके से और उनके पास 3 अहम पोजीशन है। एक तो वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है, दूसरा वो फील्ड मार्शल है, तीसरा वो आर्मी चीफ है। बड़ी ताकतवर पोजीशन है, और उन्होंने इस पोजीशन का भरपूर फायदा उठाते हुए पाकिस्तान की अहमियत को उजागर किया। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर की जो पोजीशन है, पाकिस्तान के 55 काबीना के अरकान और खुद वजीर आजम, देखिए वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने क्योंकि वो एक एडमिनिस्ट्रेटर है, और जी एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है वो। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर अदारा तो अच्छा चला सकता है, लेकिन मुल्क नहीं चला सकता वो। अब उनकी जो पॉलिसीज हैं, और 55 जो काबीना आप लाइए ना, उठाइए, 55 की काबीना में कौन ऐसा वजीर है जिसने माँ सवाए एक दो वजीर के किसके काम को आप सराहेंगे? किसने इस 4 साल के अंदर कुछ करके दिया है? आप बताइए। पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हाल है। आप इनसे पूछो तो वो कहते हैं कि जी इमरान खान का दौर में तो ये वो हो रही थी, क्या नाम है आपका, हमारी मईशत जो है वो ब्लैक लिस्ट हो रही थी डिफॉल्ट और जा रही थी, बिल्कुल। डिफॉल्ट होने वाली थी, और हमने डिफॉल्ट से नहीं। इसके अलावा उनके पास क्या अल्फाज है? मैंने देखिए, मेरिट पर मैंने आपके इनके 4 साल शहबाज शरीफ के और इमरान खान जिसको ये बेस बनाते हैं, दोनों का मैंने मवाजना किया तमाम इंडिकेटर्स पे, 18 इंडिकेटर्स पे। 5 इंडिकेटर्स शहबाज शरीफ साहब के बेहतर हैं और 13 इंडिकेटर्स इमरान खान के बेहतर हैं। अब आप ये बताइए कि किसकी इकोनॉमी बेहतर थी? हालांकि उस जमाने में कोविड। कहने का मतलब ये है कि ये सूरत हाल जो है वो आपकी है कि इस वक्त आपकी इकोनॉमी में कौन सा इंडिकेटर आप बताइए बेहतर है, कहाँ आप खड़े हैं? आप IMF से कर्ज लेते हैं, आपका इस वक्त कर्ज तारीख के बुलंद तरीन पे चला गया। ये 1 लाख
पे सिर्फ कर्ज चला गया आपका 1 लाख अरब। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाजिबात के साथ मिला लें तो 140 अरब के करीब जो है वो आपका कर्ज, और दूसरी तरफ टैक्स है, आप टैक्स के जरिए, बाकी और क्या है आपके, आपकी फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। सिर्फ फैसलाबाद में 154 फैक्ट्रीज, मल्टीनेशनल 27 कंपनी दुनिया की यहां से चली गई। आप ये बताइए कि आप जो आप कहते हैं रिजर्व है, रिजर्व आपका 21 है, आपका 21 है, इमरान खान का तो एक जमाने में 27 था, तो आप उससे जी कंपेयर कैसे करेंगे? दूसरा का सारा लोन है। अभी भी यूएई ने जो 3.5 मांगा तो आपने अपने तरफ से थोड़ी डाला, ये तो सऊदी अरब ने डाल दिया। आप रिमिटेंसेस देखें गिर रहे हैं, आपका एक्सपोर्ट गिर रही है, आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, आपकी महंगाई बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आपके ब्रेन ड्रेन जो है वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं लाखों की तादाद में। तो मुझे ये बताइए कौन सा इंडिकेटर है जिसके ऊपर आप कहते हैं? आप देख लें महंगाई का ये हाल है, आप देख लें बिजली गैस की लोड शेडिंग देख लें पाकिस्तान में कितना बढ़ चुका है, आप ऑयल प्राइसेस देख लें। भाई इस खित्ते में और ममालिक के ऑयल प्राइसेस मिलाए ना, इंडिया ने 4 रुपए बढ़ाया अभी 4 साल में। आपने आपके श्रीलंका जो डिफॉल्ट हो गया था उसने तकरीबन 200 के जी 300 पे पहुंचाया है। आपने अफगानिस्तान ने 61 से ऊपर नहीं बढ़ाया, बांग्लादेश ने 0 बढ़ाया, आपने कितना बढ़ाया? 70% बढ़ा दिया। बताइए तो किस बुनियाद पे बढ़ाया? मैंने एक सवाल किया हुकूमत से कि बताइए आपने कर्ज लिया है 2 साल में 15,000 अरब, 15,000 अरब और 15 ट्रिलियन रुपए, उसके बाद आपने टैक्स और नॉन टैक्स से हासिल किया तकरीबन आपके 32 ट्रिलियन, टोटल हो गए 47 ट्रिलियन। आपने सिर्फ आम आदमी की सब्सिडी देने में, आम आदमी को तरक्की के इसमें लगाने में, आम आदमी के लिए जो काम किया वो 7 अरब का, तो 40 ट्रिलियन किधर गए? बताए ना। और अब मैं आपको बताऊं कि शहबाज की 4 साल हुकूमत में जो उनके इश्तहारात सिर्फ अखबार टीवी और इनको दिए गए वो तकरीबन 20 अरब के हैं। और हम्म मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने तो सिर्फ 1 साल में 12 अरब से 13 अरब रुपए इश्तहारात में खर्च किया है। और अभी जो अप्रैल तक इनका दूसरा साल का है उसमें तकरीबन आपके 400-500 चला गया है, तो मेरा 4-5 अरब चला गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे हालात हों कि जिसमें मुल्क पूरी दुनिया में इमेज बना रहा हो, डिफेंस पैक्ट हो रहा हो, लेकिन पाकिस्तान की मौशी हालात बुरे हो रही हो, इंतजामी हालात बुरी हो रही हो, गवर्नेंस नीचे जा रही हो, काम कुछ नहीं हो रहा हो, हुकूक पाकिस्तान की तरक्की रुक चुकी हो, तो फिर जनरल आसिम मुनीर साहब क्यों नहीं सोचेंगे कि इंतजामी तौर पर यहाँ पर तब्दीली लाए? यह 28वीं तरमीम क्यों नहीं आनी चाहिए? इस 28वीं तरमीम में किसको नुकसान है? क्या डैम पाकिस्तान में बने ये गलत चीज है? काला बने, लाल बने, पीला बने, सफेद बने, पाकिस्तान के लोगों के लिए अगर काला बाग डैम जरूरी है तो बनाए, लाल डैम जरूरी है तो बनाए। पाकिस्तान के लोगों के लिए बल्दियाती निजाम जो कि अवाम का सही जमहूरी निजाम होता है, अगर वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के लिए बेहतर है तो क्यों नहीं बल्दियाती निजाम आए, ताकि वहां से नई लीडरशिप लाए। ये मौरूसी सियासत कि बेटा और बेटी जो है वो आपके आ जाएं और वो नाअहल तरीन हो लेकिन वही वजीर आजम बने, इसको खत्म होना चाहिए मौरूसी सियासत को। आप जो है बल्दियाती निजाम ना है, वहां से नए लीडर बनेंगे। दुनिया में बल्दियाती निजाम से नए लीडर बनते हैं, आप सूबे बनाए, पूरी दुनिया में सूबे बनते हैं। अब इन लोगों को जो सियासी ब्लैकमेलिंग करते थे अवाम की ताकत से, अवाम की ताकत थी पहले इनके पास, अब अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। खुदा की कसम खा के आप जाए लोगों से पूछे, लोग मर रहे हैं, लोग बददुआएं देते हैं, बोल नहीं सकते आज लोग आके बाहर, आप उनके साथ जो जुल्म करते हैं, लेकिन आप खुद घूमें जाएं देखें। मैं कह रहा हूं तो आप मुझे बात हटा दें। पाकिस्तान के अवाम की हालत यह है कि पाकिस्तान की सियासी जमातों को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। वो आसिम मुनीर की तरफ देख रहे हैं, वो जनरल साहब की तरफ देख रहे हैं कि जनरल साहब ये 3 बड़े ओहदे और इख्तियारात हैं, तो खुदा के लिए जहां आपने पाकिस्तान का इमेज दुनिया में किया है, पाकिस्तान को तो उठाइए, पाकिस्तान की आवाम को तो उठाइए, बनाइए आप ये पार्लियामेंट, आप ग्रेजुएट बनाइए, इसमें जाहिल तरीन लोग जो है वो सोर्स की बुनियाद पे, ताकत, बै, बदमाशी की बुनियाद पे और सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पे आते हैं, जिनको अपना नाम लिखना नहीं आता है भाई,
वो कानून साजी कर रहे हैं हम, और यहाँ पर आपके पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर रहे हैं जिनको कानून का लफ्ज नहीं पता होता है। आप ग्रेजुएट असेंबली बनाए जिसमें डॉक्टरेट आए, जिसमें आपके जजेस आए, जिसमें मास्टर्स आए, जिसमें पीएचडीज आए, जिसमें जिस तरह ईरान के आप देखिए पार्लियामेंट के लोग जो आए थे वो कौन लोग थे, उसका सदर कौन है, उसका स्पीकर कौन है, उसका वजीर आखिर कौन है, वो पढ़े लिखी ग्रेजुएट है। आप भी बनाए, मुशर्रफ साहब की तरह नहीं कि उन्होंने ग्रेजुएट बनवाई और जाली इसनाद लेकर लोग जो है वो आपके आ गए, बना लिया असर रसूख से। नहीं भाई, आप इस मुल्क का एक निजाम बदलें। अब ये पार्लिमानी निजाम फेल कर गया है। ये अवाम इन सियासी जमातों को उठाकर समुंदर बुर्द कर चुकी है। आज आप फेयर इलेक्शन करा दें, आज आप फेयर इलेक्शन करा दें, आप देखिएगा कि इन जमातों का क्या असर होगा। यकीन मानिए ये रिजेक्ट हो गई हैं। अब इनका कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है, कोई सिंध कार्ड नहीं चलेगा, कोई इनका पंजाब कार्ड नहीं चलेगा, कोई केपीके कार्ड नहीं चलेगा, कोई बलोच कार्ड नहीं चलेगा, पाकिस्तान कार्ड चलेगा। पाकिस्तान की आवाम को अब उठना है, पाकिस्तान को उठना है, अजीम बनना है। अगर जनरल आसिम मुनीर साहब ने यह भी नहीं किया तो फिर उनका नाम भी तारीख में उन्हीं जनरलों की तरह खो जाएगा जो इससे पहले भी आए थे और खो गए। अगर जनरल आसिम मुनीर साहब ने इस मुल्क में आबी डैम बना दिए, इस मुल्क में बल्दियाती निजाम अवामी राइज कर दिया हकीकी, इस मुल्क में सूबे दे दिए, इस मुल्क में एक बेहतरीन काबीना जो पढ़े लिखे लोगों की बना दी, एक ग्रेजुएट असेंबली दे दी, और यहाँ सेंसस हकीकी करा दिए, और इलेक्शन कमीशन और जुडिशरी आजाद कर दी, और एहतसाबी इदारे आजाद और खुद मुख्तार कर दिए ताकि करप्ट लोगों को पकड़ा जाए। आप यकीन मानिए पूरा पाकिस्तान जो है वो जनरल साहब के साथ खड़ा होगा। और एक बात बताऊं, जनरल साहब को अब कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लैकमेल किया जाता है अवामी ताकत से, और जब अवाम ने इनको उठाकर रिजेक्ट कर चुके हैं तो फिर किस बात का मसला है। अब मसला है सिर्फ कि जनरल साहब ये फैसला करें पाकिस्तान की अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए फैसला करें। हम पाकिस्तान के लिए कह रहे हैं, किसी सियासी जमात की बात नहीं हो रही है, क्योंकि कोई सियासी जमात अब इस पोजीशन पे नहीं है। खास तौर पे तो ये दो सियासी जमातें जिनमें पीएमएलएन, शहबाज शरीफ ने अपनी 4 साल दौर में पीएमएलएन को आसमान से उठा के जमीन में दफन कर दिया है, और जरदारी साहब ने बेनजीर और भुट्टो की पार्टी को जमीन में दफन कर दिया है। आज आप कहीं भी फेयर इलेक्शन करा के देख लें, अगर इन दो जमातों को इनको वो 2024 वाली भी सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं किसी मुखालफत में नहीं कह रहा हूं, अब भी वक्त है कि ये अपने चीजों को समझें। और सबसे पहले मैं कहूंगा कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट उस बोझ को उतार के फेंके जो बैसाखियों पे चढ़कर हुकूमत में आते हैं, जो बैसाखियों पे चढ़कर इख्तिदार पे आते हैं। वो कभी कामयाब नहीं हो सकते, वो कभी पाकिस्तान को ऊपर नहीं ला सकते, वो कभी पाकिस्तान की आवाम के मसाइल हल नहीं कर सकते। वो सिर्फ अपने मफादात के लिए आते हैं, क्योंकि वो बैसाखियों से आते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल एक आम आवाम की अब बात कर रहे हैं आप। और इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात है, मैं 2-2.5 महीने रह के आया हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, महंगाई ने कमर तोड़ रखी है और गरीब का तो जीना मुहाल हो चुका है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह ताला दोबारा आपसे टाइम लेंगे और लंबी गुफ्तगू करेंगे। लोग सुनना चाहते थे ओवरसीज पाकिस्तानी। आपका थैंक यू सो मच कि आपने कीमती वक्त दिया डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इसी तरह हम देख रहे हैं इमरान खान के दौर में भी आपने बातें की, आज भी कर रहे हैं, और लेकिन बात आप अपनी नहीं कर रहे, अपने से नहीं कर रहे, अवाम की बात कर रहे हैं। इसके हम भी जो है ना वो बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं और इसको हम सराहते भी हैं। इस चीज को आपको सलूट पेश करते हैं डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। बड़ा शॉर्ट सा प्रोग्राम था। इंशाल्लाह ताला फिर डॉक्टर साहब को जल्दी डॉक्टर साहब से टाइम लेंगे। आपसे आपके जो सवालात हैं, बहुत से लोग हमें ये जो सवालात भी करते हैं जब पोस्ट शेयर करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपसे के सवालात भी उनके सामने रखेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नसर व सलामत। जो ये कहते हैं गलत कहते, नैब को उठा के खड़ा कर दिया। जिस अदारे में है ना, वहाँ पे हम अपना काम नहीं करते। कि जी वोट को इज्जत दो की आप बात करते थे, आपने वोटर को इज्जत नहीं दी। लोग पहले भी एक एक करके मरते चले गए।
मरियम नवाज जो है उनकी बात तवज्जो से सुनी जाती है। को ज़ाहिर बड़ी समझदारी से चुना होगा। इमरान खान की वजह से मकबूजा कश्मीर को मोदी ने हड़प कर दिया। खत के सहारे में भी उनको कामयाबी नहीं हुई है। अमेरिका